learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Hope you all are fit and fine and preparing also for your exams. They are going to be there soon. अब सबके स्कूल्स में एग्जाम चलेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे. सो फॉर योर प्रिपरेशन एक शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए नेहा मैम अपने वीडियोस लेके आती रहती है. सो चिल्ड्रन प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड जब भी मेरे वीडियोस देखें डू नॉट फॉरगेट टू लाइक ऑल्सो. So children, today we have to start with the topic that is soil. In last video we studied about land. कि land हमारे लिए कैसा एक natural resource है, हमारे किन किन चीजों में वो काम में आता है, क्या कारण है जिसकी वजह से land degrade हो रही है, और ऐसी क्या precautions है, measures है जो हम land को exploit होने से, degrade होने से बचा सकते हैं. So we studied conservation of land as well. If you haven't watched my video yet, I'm sharing the link over here. Click it and please watch it. It will help you a lot. Now children, soil. Soil भी हमारे लिए उतना ही important है जितना कि land. जैसे land एक natural resource है, in the same way soil भी एक natural resource है. आप सब लोग imagine करो soil नहीं होगी तो agriculture कैसे होगा? agriculture नहीं होगा तो crops कहाँ से आएंगे? अगर soil नहीं होगी तो plants, trees जो हमने इतना पढ़ा कि land पे miscellaneous trees होते हैं, कुछ हम लगाते हैं, कुछ अपने आप naturally grow होते हैं, कहाँ होंगे? तो उनके लिए तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो चिल्ड्रन, सॉइल एक ऐसा मीडियम है जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. नॉट ओनली इट हेल्प्स द प्लांट, इट आल्सो सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. छोटे छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वेयर डू दे सर्वाइव? वो सारे मिट्टी में ही तो सरवाइव करते हैं. तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हम भी क्यों ना हो, इंसेक्ट्स हो, आपके प्लांट्स हो, सबके लिए सॉइल इज मस्ट. सॉइल एक्ट एज द वाइटल सोर्स फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Children, soil, it is renewable, but it takes millions of years. बहुत टाइम लगता है सॉइल को फॉर्म होने में. ना चिल्ड्रन, सॉइल जो है वो नेचर से समवेयर इट इज कनेक्टेड. जो नेचर का फोर्स है, अब किस टाइप के फोर्सेस है? ईदर इट इज चेंज इन टेम्परेचर, चाहे आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, रनिंग वाटर कैसा है वहां, तेजी से है, फ्लो ज्यादा है, कम है, या विंड किस टाइप की है, तेज हवा चलती है, कम हवा चलती है, ग्लेशियर्स जो आपके माउंटेन से आते हैं, या कोई भी एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिकम्पोजर्स. चिल्ड्रन, ये सारे फोर्सेस हैं नेचर के जो रियली हमारे सॉइल को इफेक्ट करते हैं. सॉइल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. बिल्कुल जैसा वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, वैसे ही आपकी सॉइल होगी. तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जो अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में डिस्कस करेंगे जब सॉइल हमारी क्लासिफाई होगी डिफरेंट टाइप्स में. सो चिल्ड्रन, इट इज क्लियर कि जितने भी ये फोर्सेस हैं नेचर के, इनसे हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अफेक्ट होता है. इनके हिसाब से हमारी सॉइल फॉर्म होती है. कहीं चिकनी मिट्टी मिलेगी, कहीं ड्राई मिट्टी मिलेगी, कहीं सॉइल का टेक्सचर अलग मिलेगा. तो ये क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ नेचर. ना चिल्ड्रन, मिट्टी जो है, सॉइल जो है, उसके अंदर आपके ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सॉइल. नाउ वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. हमने सॉइल तो देख लिया कि हाँ सॉइल है. अब मिट्टी के भी टाइप्स होंगे ना. मिट्टी भी अलग अलग टाइप की होती है. कहीं पे किसी मिट्टी में कोई और क्रॉप ग्रो होता है तो पता चला कहीं और कुछ ग्रो होता है. पता चला कहीं पे मिट्टी सपोर्टिव ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, वहां प्लांट्स ही नहीं ग्रो होते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स की मिट्टी को हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स. So the first is
alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, forest and mountain soil. We will study these different types of soil in detail. Keep watching my video. So children, the first soil we are going to study is that is alluvial soil. सब लोग अक्सर ये नाम सुनते आ रहे होंगे और सुना भी होगा. एल्यूवियल सॉइल क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, ये एक ऐसी सॉइल है जो आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलेगी तो दैट इज नॉर्दर्न प्लेन. दैट इज व्हाई दिस सॉइल इज वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल. क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे वो हाईली पॉपुलेटेड है. हाईली पॉपुलेटेड होने का रीजन ही ये है कि वहां पर क्या है, alluvial soil है. And children, we know very well that the large number of people are dependent on agriculture. तो एग्रीकल्चर भी कहाँ पॉसिबल होगा, जहां पर सॉइल फेवरेबल होगी, जहां पर सॉइल फर्टाइल होगी, जहां पे हम अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर सके. तो वो जो सबसे हाईली फर्टाइल सॉइल अगर कोई होती है तो दैट इज एल्यूवियल सॉइल. एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स. एंड ये बनती कैसे, ये आती कहां से? तो चिल्ड्रन, ये जो है हमारी 3 मेन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर से निकल कर आती है. वो है इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. जब ये ऊपर से आती है, एंड वी पीपल नो कि सारी रिवर्स हमारी नॉर्थ के तरफ से ही आती है, तो जब ये अपने साथ, जब ये ऊपर से नीचे आती है तो ये अपने साथ मिट्टी भी लेकर आती है. मिट्टी भी लेकर आती है, वो नीचे डिपॉजिट हो जाती है. इसलिए, और सबसे ज्यादा डिपोजिशन कहाँ होता है इनका, नॉर्दर्न प्लेन में होता है. अब नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब आपका ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट ले लीजिए, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट जो इधर मध्य प्रदेश की तरफ आ जाता है, नॉट एंटायर राजस्थान. थोड़ा सा यहाँ देखो लिखा हुआ है नैरो कॉरिडोर. कॉरिडोर आप सबको पता है, हमारे स्कूल में एक छोटा सा कॉरिडोर बना होता है आने जाने के लिए क्लासेस में. तो उस टाइप का एक रास्ते की बात हो रही है, एक नैरो कॉरिडोर की बात हो रही है, जो राजस्थान, जैसे मैंने बोला पूरा राजस्थान में नहीं जाना है, कुछ पार्ट राजस्थान का एक्चुअली एमपी की तरफ भी आता है, आपके और स्टेट्स के बॉर्डर की तरफ भी जाता है. तो वो एक रास्ता, छोटा सा पतला सा नैरो सा कॉरिडोर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. एंड चिल्ड्रन, डू नॉट फॉरगेट, ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है. हो सकता है आपका एमसीक्यू भी इनमें से आए. अभी हम बात करेंगे ये मिट्टी में होता क्या क्या है. इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सबको पता है, सिल्ट, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, क्ले, मिट्टी. तो ये सबका कॉम्बिनेशन होती है. कंकड़ भी मिलेंगे, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स भी मिलेंगे, मिट्टी भी होगी, और इसमें थोड़ी सी रेत भी होगी, रेत टाइप सैंड होती है. चलिए, सबसे ज्यादा इस मिट्टी में पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम मिलता है. सबसे ज्यादा इट इज रिच इन दीज 3 थिंग्स. इसलिए ये सॉइल फर्टाइल होती है और हमारे क्रॉप्स अच्छे ग्रो करते हैं. एंड चिल्ड्रन, ये सबसे ज्यादा सॉइल आपकी सुटेबल अगर किसी चीज के लिए है तो दैट इज शुगर केन, गन्ने की खेती. पैडी, पैडी इज ऑल्सो नोन एज राइस, व्हीट. जो आप रोज खाने में चीजें खाते हो वो आप सीरियल्स यहाँ लिख सकते हो. तो ये सारा सब कुछ, सारे इस टाइप के क्रॉप्स आपके नॉर्दर्न प्लेन में ग्रो करते हैं. एंड चिल्ड्रन, एल्यूवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, old alluvial soil, new alluvial soil. The name which is given to old alluvial soil is Bangar and to the new alluvial soil is Khadar. Children, Bangar पुरानी जो एलुवियल सॉइल है. अब ये पुरानी कैसे हो जाती है चिल्ड्रन, जब भी ऊपर से रिवर बहती है तो वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है. जो पुरानी मिट्टी जमा हुई होती है उसको हम ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं. राइट, इसमें सबसे ज्यादा आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे और इसमें फिर खेती भी ना कम होने लगती है. जैसे जैसे ज्यादा ओल्ड होने लगती है उसमें ये खेती कम होने लगती है. Now children, new alluvial soil which is also known as khadar soil. Now khadar means जो नई मिट्टी है. नई मिट्टी है तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा आपको पोटैश मिलेगा, फॉस्फेरिक मिलेगा, लाइम मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो अभी
डिपॉजिट है। तो जब ये चीज है उसमें ज्यादा कंटेंट उसमें अवेलेबल होगा तो वो ज्यादा फर्टाइल होगी देन दैट ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पे तो आप ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार, सालों तक आप एग्रीकल्चर कर चुके हो, उस सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स में जा चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो बंगर हो जाएगी, उसमें जो कंटेंट है आपके पोटाश फॉस्फोरिक लाइम का वो कम हो जाएगा एंड इट बिकम्स लेस फर्टाइल देन दैट ऑफ new alluvial soil, which is also known as khadar. Here goes your MCQ question. What is another name of old alluvial soil? That is bangar. What is another name of new alluvial soil? That is khadar. So that's all about alluvial soil. Now next soil that is very interesting is black soil, काली मिट्टी. चिल्ड्रन, हमने बचपन में, आई डोंट नो कि आपने देखा है नहीं, लेकिन मैंने अपने चाइल्डहुड में छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने देखे हैं. वो मिट्टी के खिलौने किससे बनते थे? काली मिट्टी से बनते थे. रीजन बिहाइंड, क्योंकि काली मिट्टी ड्राई होने पे बहुत हार्ड हो जाती है और जब वो गीली होती है तब आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो. तो जब उसको गीली करते हैं तो उसका शेप दे देते थे टॉय का, और वो बहुत हार्ड हो जाती थी सूखने के बाद, और उसके खिलौने टूटते भी बहुत जल्दी थे. एंड चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सॉइल है, बाय द नेम इट इज क्लियर, ब्लैक सॉइल, जिसका कलर ही ब्लैक है, विच इज ब्लैक इन कलर. तो यहाँ पर इसका कलर क्या है? ब्लैक. इस सॉइल को, दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल. अब कॉटन आ गया, इट मीन्स इट इज सुटेबल और आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन. Here goes your MCQ question. Black soil is also known as rigger soil, cotton soil. Now children, cotton आपने देखा है कितनी सॉफ्ट होती है, सिल्की होती है, क्योंकि ये मिट्टी भी आपकी जब गीली होती है तो बहुत सॉफ्ट होती है, चिकनी होती है, स्लिपरी होती है, शाइनी, इसमें शाइनी भी होती है, राइट. तो यही कारण है कि कॉटन इसमें कल्टीवेट किया जाता है. इसको हम ऐसे जोड़ के याद कर सकते हैं. एंड चिल्ड्रन, ये जो सॉइल है आपकी कैसे बनती है? जो वॉल्केनोज में से लावा निकलता है, वो लावा ठंडा हो जाता है, वो सॉइल में धीरे 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 मिलियंस ऑफ इयर्स इट टेक्स, और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये कहाँ मिलती है? M3, ट्रिपल M याद रखो या M3 याद रखो, MP, महाराष्ट्र एंड मालवा. चिल्ड्रन, इस सॉइल में कोई सेल्स नहीं होता, सैंड नहीं होता, क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है, तो पूरी तरीके से फाइन क्ले होती है ये. इसका एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी. आपने प्लांट्स नर्सरीज देखी होंगी जहां पे प्लांट्स रखे रहते हैं, नर्सरी. हम अक्सर मॉनसून सीजन में जो भी चल रहा है हम प्लांट्स खरीद के लाते हैं. ज्यादातर प्लांट्स आपके काली मिट्टी में लगे हुए होते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो इसलिए क्योंकि इस मिट्टी की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. तो वो जब नर्सरी वाले रोज रोज तो एक एक पौधे में पानी डालेंगे नहीं ना, उनको तो एक बार में ही लेजम से वो पानी दे देते हैं, फाउंटेन टाइप का चलाकर. तो वो एक बार पानी दे दिया, हफ्ते में 2 बार दे दिया. अब वो ऐसा इसलिए करते हैं और प्लांट्स इसलिए काली मिट्टी में होते हैं क्योंकि काली मिट्टी की जो मॉइस्चर कैपेसिटी है होल्ड करने की वो बहुत हाई होती है. तो वो प्लांट्स के अंदर पानी को, नमी को बनाए रखती है. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट, जब ये मिट्टी ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो क्रैक्स ना हेल्प करते हैं अंदर एयर जाने के लिए. आई हैव रिटन आल्सो, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल. प्रॉपर एयर जाते हैं क्योंकि उनको भी तो सांस की, पानी की, हवा की जरूरत है, राइट, प्लांट्स को. तो जब इसमें ड्राई हो जाती है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, सूख जाती है मिट्टी. इसलिए चिल्ड्रन, पता है क्या होता है? इसकी क्वालिटी भी है. जैसे ही पहली बारिश होती है मॉनसून में तो फार्मर्स जो हैं इसको ना टिल करने पहुंच जाते हैं. इट मींस प्लो, राइट. इसकी प्लोइंग इंपॉर्टेंट हो जाती है. रीजन, क्योंकि अगर ये ज्यादा गीली हो जाएगी तो इसमें आप स्लिप होंगे, स्लिपरी हो जाती है, तब मुश्किल हो जाता है फार्मर्स के लिए इसको टिल्ट करना. इसलिए जैसे ही पहली बारिश होती है फार्मर्स सबसे पहले अपने अपने खेत पे पहुंच जाते हैं कि वो वहां पे मिट्टी को टिल कर
सके ऊपर नीचे करना होता है, गुड़ाई करना होता है, राइट, ताकि अंदर तक पानी चला जाए। एंड ऑन द कॉन्ट्री जब समर आती है ना, मिट्टी बहुत ड्राई हो जाती है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और यही क्रैक्स हैं जो हेल्प करते हैं सॉइल को एयर एब्जॉर्ब करने में। एंड चिल्ड्रन लास्ट इट इज मेड अप ऑफ ब्लैक पेरेंट रॉक, जिसको हम बसाल्ट भी कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एल्यूवियल सॉइल। क्योंकि हमारा बचपन याद आ गया इस सॉइल को लेकर, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया बिकॉज हम मिट्टी के खिलौने से खेलते थे, राइट? तो इसलिए ये मेरे लिए सॉइल बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। देखो दो कलर है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज ऑफ इट इज नोन एज कैमेलियन सॉइल। व्हाई कैमेलियन? क्योंकि गिरगिट भी अपने कलर बदलता रहता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैमेलियन सॉइल, बिकॉज इट ऑल्सो चेंजेस इट्स कलर। अब ये कलर कब चेंज करती है, वी विल स्टडी दैट। सो चिल्ड्रन, ये जो सॉइल है वो आपकी फॉर्म होती है इग्नियस रॉक्स पर, जो क्रिस्टलाइन होते, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक उसके ऊपर डेवलप होती है, जहां पर लो रेनफॉल होती है। रेड इन कलर क्यों होती है? बिकॉज इट हैज गॉट डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इट। अब ये येलो कब होती है? ये येलो तब होती है जब ये हाइड्रेटेड होती है। जब ड्राई होगी तब रेड, और जब पानी पड़ेगा हाइड्रेटेड हो जाएगी तो येलो। तो देखा मैजिक, ये रेड एंड येलो की वजह से कैमेलियन सॉइल कहलाती है। अब चिल्ड्रन, ये मिलती कहाँ है? वेयर इज इट फाउंड? इट इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा प्लेन, अलोंग द पाइडमोंट जोन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बेल बज गई कि मैम ये पाइडमोंट जोन क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया है जो हिमालय के फुटहिल्स पर पाया जाता है। फुटहिल्स मतलब नीचे, फुट कहाँ होते हैं हमारे? नीचे। नीचे के जो हिमालय के जो पहाड़ होते हैं उन एरियाज को बोला जाता है पाइडमोंट जोन, राइट? तो ये वहां पर भी मिलती है, वहां के जो वेस्टर्न पार्ट्स है ना उधर। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द रेड एंड येलो सॉइल। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि ये गिरगिट की तरह अपने कलर बदलती है। सो हियर गोज द एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हिच सॉइल इज नोन एज कैमेलियन सॉइल? दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। नाउ अनदर एमसीक्यू क्वेश्चन कि ये रेड इन कलर क्यों है? Why it appears red in color? So the answer is due to the diffusion of iron in it. अब ये सॉइल अपना येलो कलर कब करती है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। एंड चिल्ड्रन रिमेंबर, जब आप इनकी प्लेसेस याद करें तो बहुत ही ध्यान से याद करें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इनमें से भी बन सकता है। Now let's move on to the next soil, that is laterite soil. Now learners, what is laterite soil? इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। So children, by the word it is clear, laterite को Latin से याद रखना, that it has been derived from the Latin word that is later, which means bricks. ये आपकी डेवलप होती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहां पर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मतलब हमारा जैसे रीजन है ना, वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है, जहां पर सीजन्स आते हैं, जहां पर वेट भी होता है, ड्राई भी होता है। बारिश है तो वेट है, समर है तो ड्राई है। तो ये ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन जहां पर होता है, वहां लेटराइट सॉइल मिलती है। नाउ चिल्ड्रन, ये जो लेटराइट सॉइल है ये किसका रिजल्ट है? कैसे फॉर्म हुई है? इंटेंस लीचिंग का रिजल्ट है ये। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंस लीचिंग? कई बच्चों को पता भी होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। चिल्ड्रन, जब हम ज्यादा इरिगेशन कर देते हैं या हेवी रेनफॉल हो जाती है तो सॉइल क्या होता है, बहती हुई चली जाती है और उसके जितने न्यूट्रिएंट्स है ना वो भी
होते चले जाते हैं। अब ये पानी गहराई में जब जाता है तो ये अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या करता है, कंटेमिनेट कर देता है। तो चिल्ड्रन, इंटेंस लीचिंग इन सिंपल वर्ड्स जो आपको याद रखना है, इट मींस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ सॉइल ड्यू टू हेवी रेनफॉल और इरिगेशन। तो चिल्ड्रन, अब चूंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, ये इंटेंस लीचिंग से ही ये सॉइल क्या हुई है, डेवलप हुई है। सो ऑब्वियसली ये किसमें कमी होती है, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। That is why this point is written, it is deficient in plant nutrients. क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ये सॉइल कैसे डेवलप हुई है, इंटेंस लीचिंग से हुई है। तो ये पॉइंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब चिल्ड्रन, ये जो तरीके की सॉइल है हम अपने पास, ये अपने आसपास यही देखते हैं। जितने भी डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वहां पर ये सॉइल मिलती है और ये सॉइल वहां के सारे सिस्टम को सपोर्ट करती है। इन सिंपल वर्ड्स, इट सपोर्ट्स डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर आप इस सॉइल में टी एंड कॉफी ग्रो कर सकते हैं हिली एरियाज पर, लेकिन तब जब आपने सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स का यूज किया हो, क्योंकि ये तो हिली एरियाज है ना। अब यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हो, कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो, आप पानी दोगे तो ये पानी तो नीचे आके बहता जाएगा बहता जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक मींस यहाँ पर आप टेरेस फार्मिंग कर रहे हो, तो एक बात पॉसिबल है कि आप टी एंड कॉफी को यहाँ ग्रो कर सकते हो। नाउ किस एरियाज में, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये एरियाज हिली एरियाज होते हैं और सबसे ज्यादा टी कॉफी यही होती है। तो यहाँ पे ये टेरेस फार्मिंग है, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है जो हम अपने फर्दर वीडियो में पढ़ने वाले भी हैं। क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं सॉइल कंजर्वेशन की, तो उसमें आप डिटेल में समझ लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक टेरेस फार्मिंग भी सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है। इस टेक्निक की हेल्प से आप हिली एरियाज पर क्या ग्रो कर सकते हैं, टी एंड कॉफी। सो चिल्ड्रन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये सॉइल आपका किसके लिए सुइटेबल है, कैशियो नट्स, मेरे बहुत फेवरेट है। What about you people? Do you like cashew nuts? तो याद रखना कि कैशियो नट्स आपके लेटराइट सॉइल में ग्रो होते हैं। So that was all about laterite soil. Now move on to the next soil, that is arid soil. बोलने में ही नाम बड़ा एरिड सा लगता है, अकड़ू सा लगता है। सो एरिड सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। जैसा कि मैंने बोला कि ये नाम से ही एरिड है, अकड़ू टाइप की सॉइल है, इसको बहुत केयर की जरूरत होती है, तब ये मानती है कल्टीवेशन के लिए। तो चिल्ड्रन, ऐसी सॉइल जो ड्राई है नेचर में, कंकड़ है, इसके पत्थर है इसमें, तो कल्टीवेशन कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हम इसमें एग्रीकल्चर करेंगे। सो दिस इज पॉसिबल कि आपको उसमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज देनी होगी, आपको प्रॉपर इरिगेशन करना होगा सॉइल का, तब ये सॉइल आपके कल्टीवेशन के लिए रेडी होती है। That is why this soil known as arid soil. It is also sandy in nature. I have already told you. रेत ज्यादा होती है, कंकड़ पत्थर मिलेंगे। अब रेत है, रेत सैंडी ज्यादा है, तो सलाइन भी है नेचर में। सलाइन मीन्स इसमें सॉल्ट कंटेंट भी मिलता है। सलाइन मीन्स सॉल्ट कंटेंट। इसका जो कलर है वो आपका रेड भी होता है, ब्राउन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान की मिट्टी देखिए, वो एरिड सॉइल है, वो ड्राई है, वहां आसानी से कल्टीवेशन नहीं हो सकता। उस सॉइल को आपको मन्नाना पड़ेगा, बहुत सारा पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहां पर कल्टीवेशन कर पाएंगे। अब चूंकि इसमें पानी बहुत देना पड़ेगा, इट मींस इसमें ह्यूमस नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, इनकी कमी होती है। अब क्यों, राजस्थान में हमको पता है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, हाई टेम्परेचर होता है,
वो ऑलरेडी पूरे वाटर जो अवेलेबल होता है उसको इवापोरेट कर लेती है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती, मॉइस्चर भी नहीं होता। नाउ नेक्स्ट जो है कि इस सॉइल का आप लोअर पार्ट देखेंगे, उसमें आपको जो सबसे नीचे वाला, आप लोअर होराइजन पे चले जाएंगे तो वहां पे कंकर ज्यादा होते हैं सॉइल में। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। एंड चिल्ड्रन, जैसा कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, ये कहाँ मिलती है? राजस्थान में, और थोड़ा थोड़ा गुजरात का पार्ट भी जो राजस्थान से अटैच्ड होता है, और थोड़ा थोड़ा पार्ट जो आपका हरियाणा का, वैसे तो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन हरियाणा में होता है, लेकिन कुछ पार्ट हरियाणा का राजस्थान तरफ भी आ जाता है, तो उस पार्ट में खेती करना मुश्किल होता है। यहाँ पर आप एग्जांपल एक कैक्टस ले लीजिए। कैक्टस आपने देखा होगा, जब आप उसको कट करेंगे उसके अंदर ना एक जेल टाइप निकलता है। वो जेल क्या होता है? एक्चुअली ऐसे प्लांट्स अपने अंदर मॉइस्चर को ना एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक जी सके। इसलिए यहाँ पर राजस्थान में कैक्टस ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज दे होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So this is all about arid soil. Now let's move on to the next and the last soil, that is forest and mountain soil. I know children, soil, different types of soil, उनके बारे में थोड़ा सा आपको टिपिकल हो जाएगा याद करना, but I'll share one table in the description box. आप उस टेबल के थ्रू इस सारे टाइप्स ऑफ सॉइल को अच्छे से याद रख पाएंगे। Now children, forest and mountain soil, ये नाम से ही क्लियर है, माउंटेन। इसका मतलब ये कहाँ मिलेगी? ये आपको हिली एरियाज पे मिलेगी। अब चूंकि ये हिली एरियाज पे मिल रही है तो इसका जो सॉइल टेक्सचर है वो भी अलग अलग होगा बेस्ड ऑन द लोकेशन। जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती है वैसे वैसे इसका सॉइल टेक्सचर भी चेंज होता चला जाता है। जनरली ये सॉइल लोमी एंड सिल्टी है, और जब ये हमको वैली साइड्स पे मिलती है तब इसका नेचर होता है लोमी। एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोमी? दैट इज लिटिल बिट चिकनी टाइप की मिट्टी जिसको हम कहते हैं, स्लिपरी टाइप की। चिकनी मिट्टी होती है, स्लिपरी मतलब चिकनाहट होती है मिट्टी में। एंड सिल्ट मींस जिसमें आपका सैंड भी हो, सिल्ट भी हो, क्ले भी हो, उस टाइप की सॉइल मिलती है हमको वैली साइड्स पे। और ये जब हम ऊपर चले जाते हैं, अपर स्लोप्स पे जाते हैं, तो ये कोर्स्ड ग्रेन होती है। कोर्स ग्रेन मतलब दरदरी टाइप की होती है, जैसे दाने होते हैं ना, दरदरे ग्रेन्स होते हैं, उस टाइप की होती है। अब हम बात करें हिमालयाज की, तो हिमालयाज में एक्चुअली जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं, जहां पर स्नो पड़ती है, जहां पे बर्फ होती है, वहां के जो एरियाज है ना, वहां पर सबसे ज्यादा डेन्यूडेशन होता है। Now ma'am, what is denudation? So here is the definition. ऐसा process, the process that causes the wearing away of the earth surface, जिसका ऊपर का जो अपर लेयर है ना अर्थ की, वो बहती चली जाती है। By moving water, पानी से बहती चली जाएगी। Waves मतलब पानी की लहरें होती हैं। आइस, बर्फ, इनके थ्रू जब बहती हुई चली जाए अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो स्लोप है या आपका रिलीफ है, हाइट है किसी भी लैंड फॉर्म की, वो रिड्यूस होते चली जाती है, उसको कहते हैं डेन्यूडेशन। मान लीजिए कोई भी हिली एरियाज पे आपका लैंड है और बर्फ की वजह से, पानी की वजह से, और जो पानी की लहरें हैं उसकी वजह से आपका ऊपर का अर्थ सरफेस बहता चला जाएगा। अपर सरफेस जो सॉइल होगी सरफेस पे वो बहती चली जाएगी, तो क्या होगा, आपका जो लैंड फॉर्म है वो जो रिलीफ पर है वो रिड्यूस होगा ना, इसको कहते हैं डेन्यूडेशन। सो आई होप चिल्ड्रन आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल भी क्लियर हो गया होगा। हमने सारे टाइप की सॉइल्स को डिस्कस कर लिया है। अब इनको आसानी से समझने के लिए मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर दूंगी। उस टेबल के थ्रू आप सारे सॉइल को रिवाइज कर सकते हैं एंड यू कैन मेमोराइज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, soil erosion, soil formation.
What is soil erosion and what is soil formation? So now learners, we have to study about soil erosion. आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज सॉइल इरोजन. इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन ना करते हुए सिर्फ इतना बोलूंगी, द वेयरिंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू वाटर, wind, etc. is known as soil erosion. जब आपके सॉइल की अपर लेयर रिमूव होती है ड्यू टू wind, water, it is known as soil erosion. Children, we are at the end of the chapter. बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है. So children, if you have any kind of doubt, drop a message in the comment box. I will try to clear it. Now children, and before dropping the message, before watching the further video, do not forget to like my channel and share it with your friends, those who are in 9th and 10th. Now deposition. Children, जैसे soil erosion एक natural process है, वैसे ही soil deposition एक natural process है. ये डिपोजिशन क्या होता है? अब बाय द नेम इट इज क्लियर, जमा होना, डिपॉजिट होना. जब ये सॉइल एक जगह से इरोड होती है, रिमूव होती है, तो ये दूसरी जगह जाके कहीं ना कहीं सेटल होती है, डिपॉजिट होती है. इस प्रोसीजर को कहते हैं डिपोजिशन ऑफ सॉइल या सॉइल डिपोजिशन. जिस तरीके से इरोड होती है वैसे ही वो कहीं ना कहीं जाके सेटल होती है, फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं सॉइल डिपोजिशन. चिल्ड्रन, दीज प्रोसेसेस गो हैंड इन हैंड. ये नेचुरल है, अपने आप चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं. अगर कहीं से सॉइल इरोड हो रही है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो रही होगी. वो हवा में तो रहेगी नहीं हमेशा, वो पानी के साथ तो चलती नहीं जाएगी हमेशा, उसको कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होना ही पड़ेगा. तो ये क्या हो गया? दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं. अगर कहीं से इरोड हो रही है तो कहीं जाके डिपॉजिट हो रही है. बट चिल्ड्रन, ये जो नेचुरल प्रोसेस है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है. इसलिए हम पढ़ते हैं कि सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है. अब कैसे सॉइल कैसे इरोड हो रही है, वो एक्चुअली उसके लिए हम ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है, हमारी एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है. Now what kind of activities? एक तो हम पेड़ काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं. डिफॉरेस्टेशन से, पेड़ कटने से क्या होता है? सॉइल, जो सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, रोकने की कैपेसिटी होती है, वो हट जाती है. तो सॉइल क्या है? रिमूव होती चली जाती है. अगर पेड़ रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, तो सॉइल वहां रुकी रहेगी उन प्लांट्स के सपोर्ट से, राइट. अब ओवर इरिगेशन एंड ओवर ग्रेजिंग कैसे? अब जैसे ओवर ग्रेजिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल्स रूट अपरूट कर देते हैं ग्रास को, वो भी एक कारण है. जब ग्रास ही आपकी वहां से अपरूट हो गई तो कैसे वहां सॉइल को रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा, सॉइल बहती चली जाएगी. तो ये कुछ एक्टिविटीज है जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आ चुका है सॉइल इरोजन और सॉइल डिपोजिशन के बैलेंस में. एंड चिल्ड्रन, जो अनदर रीजन है वो एक नेचुरल भी है. अगर हम ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो आपकी नेचुरल एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कहीं बहुत बारिश ही होती रहती है तो सॉइल इरोजन होता रहता है, कहीं हवाएं चलती रहती हैं उसकी वजह से भी होता है, और मोर इम्पोर्टेंटली ग्लेशियर्स की वजह से भी होता है. ये नेचुरल एक्टिविटीज है जिनकी वजह से दोनों के बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू कवर इज सॉइल कंजर्वेशन. कंजर्व मतलब प्रेजर्व करना. कैसे हम रोके सॉइल को प्रेजर्व करके रखे जो इरोड हो रही है. So children, there are some of the methods. The first method is contour plowing. Contour means to block. Block कर देना. अब कैसे block? For example, this is a piece of land जहां आप अपना कल्टीवेशन करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, और आप यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं. फिर यहाँ पे एक मिट्टी की क्यारी टाइप बना दी, पहाड़ टाइप का बना दिया. खेतों में अक्सर रहता है, छोटे छोटे पहाड़ टाइप के रहते हैं.
फिर आपने यहाँ क्रॉप्स लगा रखे हैं, सीड्स को सो कर रखा है और यहाँ पर फिर से एक क्यारी बना रखी है। देन अगेन यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रखे हैं एंड यहाँ पे क्यारी बना रखी है। सो चिल्ड्रन, ये जो क्यारियां, ये जो ब्लॉकेज आपने बीच में बना रखा है ना, जिससे आपने ब्लॉक कर रखा है कि जब भी हम खेतों में पानी दें तो यहीं का पानी यहीं रुक जाए, वो यहाँ की सॉइल को लेकर दूसरे पार्ट ऑफ लैंड पे ना जाए या दूसरे पीस ऑफ लैंड पे ना चली जाए या पास वालों के खेत में ना चला जाए वो पानी। तो वो क्या होगा, वो पानी अपने साथ मिट्टी को लेकर चला जाएगा। इसलिए कॉन्टर प्लोइंग की जाती है कि कॉन्टर लाइंस बना दी जाती है। ये जो है ना, ये कॉन्टर लाइंस है, जिसको मैं मिट्टी के पहाड़ कह रही हूँ, इसको बना दिया गया है ताकि जो पानी है ना वो एकदम से नहीं बहे, वहीं रुक जाए, वहीं मिट्टी भी थम जाए। So this is the first method. Now second method is strip cropping. Now children, strip क्या, यही piece of land है, अब यहाँ ये strips बना दी मैंने, तो पहले तो ये lines होगी, इनको हम क्या कह देंगे, strips। यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, आपके क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किस चीज की स्ट्रिप्स को बना रखा है, हमने यहाँ स्ट्रिप्स बना रखी है ग्रास की। टॉलर ग्रास लगा दिया या जैसा भी आपको साइज सुटेबल लगता है। ये ग्रास आप यहाँ ग्रो कर रहे हो, तो ये ग्रास किस चीज में हेल्प करेगी, ये जो लाइन है, जो स्ट्रिप है ग्रास की, ये आपको हेल्प करेगी कि आपका वो पानी और सॉइल को वहीं रोक कर रखेगी, रिटेन करके रखेगी, बहने नहीं देगी। तो ये एक और सेकेंड मेथड है जिससे आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। Now third is shelter beds. Shelter means protection. ये piece of land है मेरे खेत का, जहां मैं कल्टीवेशन करती हूँ, एग्रीकल्चर करती हूँ। अब मैं इस piece of land के चारों तरफ बिग ट्रीज लगा दूं, प्लांट कर दूं चारों तरफ, और अगर मुझे ट्रीज नहीं प्लांट करने हैं तो मैं टॉलर ग्रास को ग्रो कर सकती हूँ। यहाँ पे जो लंबी लंबी ग्रास होती है खेत के चारों तरफ, तो मैंने ये क्या किया है, एक लाइन में ट्रीज को यहाँ प्लांट कर दिया है, ताकि जब भी पानी दे हम अपने खेतों में तो जो खेत की मिट्टी है वो बहे ना। मिट्टी को रोकने के लिए हमने ये ट्रीज को और ग्रासेस को लगा देते हैं चारों तरफ, और ये हमारी मिट्टी की प्रोटेक्शन करती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शेल्टर बेल्ट। नाउ लास्ट, टेरेस फार्मिंग। नाउ टेरेस फार्मिंग कैसे, अब आप हिली एरियाज पे देखिए, अब आप यहाँ कल्टीवेशन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई एक्सप्रेस में कन्याकुमारी वाला जब गाना आता है, उसमें आपने देखा है हिल्स है और उसपे खेती भी हो रही है, टी हो रहा है, कॉफी हो रही है। कैसे पॉसिबल है, तो वो ऐसे पॉसिबल है कि वहां पे स्टेयर्स जैसे बना दिए जाते हैं, स्टेयर्स पे फार्मिंग होती है वहां पे, स्टेयर्स। अब ये फार्मिंग में क्या होता है, हर स्टेयर्स पे एक काउंटर लाइन बना दी जाती है कि अगर जब हम इरिगेशन करें, जब खेतों में पानी दें, तो ये पानी एकदम सीधा ऊपर से बहता हुआ ना आता, वहां पर स्टेयर्स पे रुकते थमते हुए आए। फॉर एग्जाम्पल्स, आपने अपने घर में देखा होगा कि स्टेयर्स से अगर आप पानी फेंकोगे तो पानी सीधा स्टेयर्स से फ्लो होकर नहीं आएगा, वो हर स्टेयर पे रुकता हुआ नीचे आएगा। राइट, पहले फर्स्ट स्टेयर पे रुक जाएगा, फिर सेकंड पे रुक जाएगा, थर्ड पे रुक जाएगा, फोर्थ पे रुक जाएगा, रुक रुक के नीचे आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी काउंटर बना दी जाती है ताकि जो पानी का बहाव है वो तेजी से ना होकर रुक रुक कर आए, तो सॉइल हर स्टेयर पे आके रुक जाती है। तो ऐसे भी हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। एंड चिल्ड्रन, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम कंट्रोल कर दे सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग जरूरी है लेकिन ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड किया जाए, अलग से ग्राउंड्स बना दिए जाए जहां पर ग्रेज करने के लिए एनिमल्स जा सकें।
ओवर इरिगेशन, खेतों को पानी कम कर दें, ज्यादा पानी ना दें, ओवर हो जाता है कभी कभी वाटर। एंड डिफॉरेस्टेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पेड़ों को अननेसेसरली काटना ही नहीं है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स टू प्रिजर्व सॉइल। नाउ चिल्ड्रन, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्ड्स हैं आपके चैप्टर में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे शीट इरोजन हुआ, आपकी गलीज हुई, तो ये क्या कहलाती हैं? Let's study about those. There are some of the definitions in your book. Terms are there, जिसकी मीनिंग हमको पता होना चाहिए, right? So these are some of the terminologies. The first one is gullies. Now gullies क्या होती है? ये gullies क्या है? जब भी कोई भी वाटर कंटिन्यूअसली बहता है और वो रनिंग वाटर वहां की जो सॉइल है उसको गहरा करते हुए, बार बार टकराते हुए और काट कर अपना रास्ता बना लेता है, such channels are known as gullies. Clear? Now bad land. What is bad land? By the name it is clear. Bad, खराब, गंदी नहीं कह सकते, खराब। वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए फिट ना हो, या ऐसी लैंड जो बार बार जहां पे एग्रीकल्चर किया हो और करते करते उसने अपनी फर्टिलिटी लूज कर दी हो सॉइल ने, अब वहां आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। सच लैंड इज नोन एज बैड लैंड। चंबल बेसिन में, जो चंबल रीजन है, वहां पर ऐसी लैंड को रिवाइंस कहते हैं। हियर गोज योर एमसीक्यू क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज शीट इरोजन। शीट मतलब एक थिन लेयर, पतली सी परत, उसको शीट कहा जाता है। जब अर्थ सरफेस की जो थिन लेयर होती है वो आपकी रिमूव होती है बाय द रेन वाटर, सारी यूनिफॉर्मली होती है, अनइवन नहीं होता है, इवन तरीके से वो उस पर्टिकुलर शीट को रिमूव करता है वो पानी, उसको कहते हैं शीट इरोजन। इस शीट से याद रखना है आपको थिन लेयर। जब कोई भी थिन लेयर, पतली परत ऊपर से सॉइल की बहती है यूनिफॉर्मली, it is known as sheet erosion. Now wind erosion, by the word wind it is clear, हवा। ऐसी सॉइल जो हवा से रिमूव होती है, द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड। विंड की वजह से आपकी वो अपर लेयर रिमूव हो रही है सॉइल की, चाहे वो फ्लैट सरफेस पे से हो या आपके स्लोप पे से हो या वो आपके हिल्स पे से हो। सो दिस इज नोन एज wind erosion. These are some of the terminology. तो चिल्ड्रन, जिसने मेरा वीडियोस को ध्यान से नहीं देखा है वो वापस से रिवाइंड करे और वीडियो को देखे। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने पहले कवर की है और कुछ ये रही। आपको ये टर्मिनोलॉजी से ही लिखने का पैटर्न आएगा, आपको पता चलेगा कि हमको एक्चुअल में लिखना क्या है पूछे गए क्वेश्चन में। So it is very very important to learn these terminologies. I know children, मेरे वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं। रीजन बिहाइंड, मुझे तब तक पढ़ाने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक मैं छोटी छोटी चीजों को क्लियर नहीं कर देती। इसलिए प्लीज वीडियो का साइज ना देखा करें। वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। So children, that's all about this chapter. I hope you must have enjoyed my video और समझ में आ गया होगा। And before saying bye to you all, I would like to request, please share my channel, subscribe my channel, like my channel and stay tuned to my channel. Children, आपके लिए नेहा मैम ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहेगी, बस आप मेरे चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। See you then, till then, revise your topic, prepare for your upcoming exams. Bye learners.